तो जैसे कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 में चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार। इसके वंशागति के आणविक आधार। अब वंशागति के आणविक आधार में पढ़ेंगे कि जो हमारी वंशागति की यानी कि जो वंशागति की क्या थी, यानी कि जो लक्षण थे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को, तो वंशागति के क्या रहते हम लक्षणों को माता पिता से उनके बच्चों में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं वंशागति की। तो उसमें जो उसके आणविक आधार यानी कि कौन कौन से अणु के आधार है जो कि इसके लिए सहायक है, समझे। तो इसे किस चैप्टर पढ़ेंगे हम, इस वाले में। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, जैसे कि आपको इसमें जो पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता दूं, हम डीएनए बनाना सीखेंगे, डीएनए से डीएनए बनाओगे, डीएनए से एमआरएनए बनाओगे, और एमआरएनए से क्या बनाओगे हम, एमआरएनए से बनाओगे प्रोटीन, समझे। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं और प्रोटीन से एमआरएनए। इतनी बात क्लियर। तो चूंकि हमने आज लेक्चर में पहले ही स्टार्ट करा है, तो इसमें पहले टॉपिक है अनुवांशिक पदार्थों की संक्षिप्त खोज या संक्षिप्त में इतिहास। अब अनुवांशिक पदार्थ की संक्षिप्त खोज में क्या है, देखो ध्यान से। आपको जैसे कि पता होगा हमारी जो कोशिका है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो की थी वो की थी सर रॉबर्ट हुक ने। किसने कही थी, सर रॉबर्ट हुक ने। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, खोज इन्होंने की थी पर प्रायोगिक परिणाम अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे। क्योंकि कोशिका का चैप्टर हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे दो साइंटिस्ट थे, इसका नाम मैथियस और स्लाइडन। इन्होंने क्या काम करा था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोशिका चैप्टर पूरा चैप्टर। उसमें इन वैज्ञानिकों ने किसकी खोज करी थी, पादप कोशिकाओं की, मतलब पादप कोशिकाओं की भी खोज करी थी। तो और मैं आगे आपको चूंकि बता दूं, जो हमारी केंद्र की खोज, सॉरी कोशिका की खोज किसने करी, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी थी। सबसे पहले किसने करी थी, सर रॉबर्ट हुक ने। और चूंकि वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी, समझे। आगे मैं आपको बता दूं, अब आपको पता कोशिका, हर एक कोशिका के अंदर, हर एक क्या तो ये अधिकांश बोले को अधिकांश कोशिकाओं के अंदर जो है ना एक अपना केंद्रक पाया जाएगा, समझे। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने करी, तो मैं आपको बता दूं, केंद्रक की खोज जो करी थी वो सर्वप्रथम किसने की थी, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या है, सर रॉबर्ट ब्राउन। अब अगला क्या, आगे देखो, सर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक में यह देखा कि सतही कोशिकाओं में बराबर मात्रा में वितरण हेतु गुणसूत्र लंबाई में अर्धभाग को विभाजित रहता है। दोबारा रिपीट कर दूं, जो हम हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्लेमिंग, उन्होंने 1882 यानी 1882 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक, किसमें, कोशिका के केंद्रक में यह देखा कि सतही कोशिकाओं में बराबर मात्रा में वितरण होता है हेतु गुणसूत्र लंबाई में अर्ध भागों में विभाजित होता है। इस यो लाइन हमें कहना चाह रही, ध्यान सुनो, यो कहना चाह रही है हमारा यो हमारी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा। अगर एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, हमें पता है कोशिका कितनी बनेगी, दो कोशिका। यो कौन सा विभाजन है, यो है कौन सा, ये विभाजन दो प्रकार को अर्धसूत्री और समसूत्री। मैं आपको समसूत्री विभाजन करके बता रहा हूं, कौन सा, समसूत्री। तो समसूत्री में क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका कोशिका दो भागों में बटेगी, केंद्रक भी तो बटेगा। तो यो केंद्रक क्या होगा, यो केंद्रक कुछ समय पश्चात तो अगला जो डिजाइन बनेगा वो हल्का सा पहले नूता बनेगा, नूता बनेगा अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा। इससे दो कोशिका अलग अलग केंद्रक होंगे, समझे। यानी कि केंद्रकों की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी, ना कि आधी हो जाए, समझे। केंद्रकों की संख्या बराबर मात्रा में वितरण होगी, किसमें, गुणसूत्र में। गुणसूत्र अर्ध भागों में विभाजित रहता है। इतनी बात क्लियर। अगला है आपका सर वॉन बेनिडर। ये भी हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इनका नाम क्या, सर वॉन बेनिडर। इन्होंने क्या बताया, सन 1887 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दैहिक कोशिकाओं में दंडवत संरचना गुणसूत्र की संख्या के समान होती है। इन्होंने कहा था दैहिक कोशिका में जो हमारी दंडवत संरचना है ना वो गुणसूत्र की संख्या के समान होगी। किसकी समान होगी, गुणसूत्र की संख्या की समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, युग्मक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, समझे। युग्मक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसे कुछ समझे। मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता चुका हूं, फिलहाल हमने ऑनलाइन तो कह रहा नहीं, जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या था, एक तो नर में क्या था, नर में था अंडाणु, नर में था शुक्राणु, और मादा में क्या है, अंडाणु। तो आपको पता था जब अंडाणु बनेगा या शुक्राणु बनेगा, सपोज हमारा अंडाणु बन रहा, तो अंडाणु किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनेगा, एक विभाजन है, उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। ऐसी शुक्राणु बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, यानी युग्मक की गुणसूत्र क्या होगा, अगुणित। इतनी बात क्लियर। ये मैंने लाइन में लिखा कि गुणसूत्र में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो, जब होता हो, मैंने कहा युग्मक जब अगुणित हो गया तो गुणसूत्र की संख्या भी आधी होगी, नहीं होगी। जैसे आपको पता टोटल 46 है, तो 46 में कितने होंगे, ये 20 में बढ़ जाओगे। ऐसे ये हो गया नर में, किसमें होगी, नर में, और एकदम मादा में क्या होगा, 46 हो गया, तो दो भागों में बटा 23 और 23। अब आपको बता दो निश्चित चरों को एक ही तो बनेगा, तो टोटल क्या हो गया 46
6 क्रोमोसोम। यो लाइन यो बता रहा है कि युग्मक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो हमारा अब अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इस टॉपिक का नाम क्या? न्यूक्लिक क्या था? न्यूक्लिक अम्लों की खोज। अभी न्यूक्लिक अम्ल क्या? न्यूक्लिक अम्ल क्या? न्यूक्लिक अम्ल क्या? जो कि डीएनए जो है हमारे से बनाने के लिए होता है सहायक। समझे? हमारी संरचना के भी एक प्रकार का संरचना, मतलब एक प्रकार की क्रियात्मक इकाई है क्या? न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान से देखो, अब न्यूक्लिक अम्ल की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। समझे? अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क अलग रखा। इसमें तीन साइंटिस्टों का नाम लिया, सर अल्टमैन, सर कोसेल और सर लेविन। अब सर अल्टमैन ने क्या बताया, सर कोसेल ने क्या बताया, सर लेविन ने क्या बताया, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के एक बार बता दूं। देखो ध्यान से देखो, सर अल्टमैन ने कहा इन्होंने केंद्रीय पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया। किससे? केंद्रीय पदार्थ से। केंद्रीय पदार्थ से प्रोटीन को पृथक करने के बाद शेष बचे पी का मतलब है फॉस्फोरस। पी का मतलब क्या? फॉस्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा था। क्यों कहा? इन्होंने देखा कि केंद्रीय पदार्थ से प्रोटीन को पृथक करा। किससे पढ़ा? केंद्रीय पदार्थ लिया, उसमें प्रोटीन क्या काम करना? पृथक किया। पृथक करने के बाद क्या देखा? शेष बचे, जो प्रोटीन के बाद जो शेष बचा ना, शेष बचे फॉस्फोरस युक्त, इसके फॉस्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण से न्यूक्लिक अम्ल कहा। और चूंकि तुम्हें एक चीज पता होगा, फॉस्फोरस पदार्थ किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाएगा डीएनए में। किसमें? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में। इतनी बात क्लियर? तो पहली हो फॉस्फोरस युक्त लाइन भी बता रही कि हमारी जिस चीज आपको पता है कि डीएनए में क्या पाया जाता? फॉस्फोरस पाया जाता है। इतनी बात क्लियर? अगले साइंटिस्ट हमारे सर कोसेल। सर कोसेल ने क्या बताया? इन्होंने 1893 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षार, फास्फोरिक अम्ल व कुछ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने के बाद देखा कि थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं से प्राप्त केंद्रक पदार्थ से मुख्य 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। देखो इन्होंने क्या काम करा था? अम्लीय न्यूक्लिक अम्ल का पता इन्होंने लगा दिया। अब न्यूक्लिक अम्ल को और विखंडन करा और तोड़ा। उसे तोड़ने के बाद उसमें क्या देखा कि उसमें 4 प्रकार के क्या पाया? 4 प्रकार के क्षार पाए जाओ। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, ना कि क्षार युग्म। युग्म तो जोड़ हो जाओगे, टोटल क्षार ही तो है। अब उन जो मतलब क्षार युग्म जो क्षार है उसके 2 प्रकार है। क्षार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्यूरिन एक पाइरिमिडिन। एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन। अब प्यूरिन क्या? प्यूरिन जो है एजी है, ए क्या? एंडिन, टी क्या? थाइमिन। और पाइरिमिडिन है सी और टी, सी साइटोसिन और टी थाइमिन। इतनी बात क्लियर? ये किसने बताया? सर कोसेल ने। मैं आपको पहले बता दूं कि क्षार युग्म के बारे में किसने बताया? सर कोसेल ने। क्षार के बारे में किसने बताया? सर कोसेल ने। इतनी बात क्लियर? आगे देखो, उन्होंने इष्ट कोशिका में प्राप्त, जो हमारे कोसेल ने, उन्होंने आगे कार्यक्रम में क्या देखा कि इष्ट कोशिका जो है ना, इष्ट कोशिका आपको पता क्या वो है क्या थी कि इष्ट कोशिका जीवाणु वाली नहीं थी वो। तो जो है इष्ट कोशिका से प्राप्त केंद्रीय पदार्थ में टी की जगह यू क्षार को देखा गया। इन सभी कार्यक्रम पर इनको सन 1910 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला? सर कोसेल को 1910 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस वजह से मिला? क्योंकि इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने बताया कि इष्ट कोशिका में थाइमिन, आपको पता है, मैंने चूंकि आपको पहले बता दी, हमारे पास एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड से बनेगा थाइमिन से। इतनी बात क्लियर? हमारा साइटोसिन है ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा गुआनिसिन से। ये भी आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने कहा टी की जगह यू आ गया। टी की जगह यू आ गया तो क्या हो जाओगे? ए, और टी की जगह आ गया यू, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इतनी बात क्लियर? ये सर्वप्रथम किसने बताया? सर कोसेल ने। इतनी बात भी आपको क्लियर होगी। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ही नोबेल पुरस्कार सन 1910 में मिल चुका। अगले साइंटिस्ट है हमारे सर लेविन। अब सर लेविन ने क्या बताया? सर लेविन ने सन 1990 ईस्वी में यह प्रमाणित किया कि इस कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबो की जगह राइबो शर्करा पाई जाएगी। इन्होंने यह प्रमाणित किया कि जो हमारी, आपको पता है, डीएन 2 प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ है। कितने प्रकार के? 2। हमारा क्या है? डीएनए, अधिकांश जीवाणु विषाणु का क्या? आरएनए। ये आपको पता होगा। तो जो डीएनए है, आरएनए है, उनके बारे में किसने बताया? सर लेविन ने। इन्होंने क्या काम करा? जो डीएनए, उसके बाद है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो आरएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। और तो इन्होंने ये बताया कि वो डीऑक्सी क्यों है और वो ऑक्सीजन क्यों है। देखो चाहे आपको गिनना आ रहा हो, इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने प्रमाणित किया कि इस कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबो की जगह राइबो मिलता है। तो आपको बता दी मैंने। अगला देखो, इसके 20 वर्षों के पश्चात, कितने? 20 साल के बाद, सन 1929 90-29 लगभग, मतलब 20 साल के बाद क्या काम करा? इन्होंने बताया कि केंद्रक के न्यूक्लिक अम्ल में ऑक्सीजन का एक परमाणु कम होता है, इसे डीएनए कहते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन का एक परमाणु कम होता है। मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी संरचना बना के दिखा दूं एक बार। संरचना में आपको पता होगा कि हमारी जो राइबोज है ना, वो पेंटोज है। क्या है वो? पेंटोज है। पेंटोज कैसे बनाओगे? 2 3 4
5, समझे? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और जस्ट इसके ऊपर कौन सा होगा? 5वां कार्बन। ये तो आपको पता चलना होगा। तो पेंटोज है। अब मैं चूंकि आपके बारे में बता दूं कि पहले पे आपको पता है यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पे भी क्या? OH, यहाँ पे भी क्या है? OH, सॉरी O और H, और इस स्थान पे भी क्या है? O और H। ये आपको भी बात क्लियर होगी। अब यो को किसकी संरचना पता आपको? बताओ किसकी संरचना, किसे पता हो तो? यो है राइबो की संरचना। किसी संरचना? राइबोज की संरचना। अब मैं इसका दूसरे नंबर के कार्बन से एक क्या हटा दूंगा? ऑक्सीजन हटा दूंगा। अब क्या होगी? ऑक्सीजन निकल गई। अब इसी को कहेंगे हम डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो। अब ये क्या बन गया? डीऑक्सी राइबो, ना कि डीएनए। डीएनए को बनाने के लिए इसमें एक हम फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे, कौन से? इस वाले इस स्थान पर, और एक जोड़ेंगे हम इसमें क्या? आपका नाइट्रोजन क्षार, कौन से वाले पे? दूसरे कार्बन पर। कौन से पे? दूसरे पे। तो ये आप, मैं मतलब आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वंशगति के आणविक आधार में टॉपिक है वो है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज क्या? इसे आप ध्यान से सुनो, डीऑक्सीराइबोज है क्या चीज? तो डीऑक्सीराइबोज जो है या डीएनए की खोज करी थी सर्वप्रथम सर मिक्सचर ने। किसने करी? सर मिक्सचर ने। किसने करी? सर मिक्सचर ने डीएनए की खोज करी थी। और डीएनए क्या? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली यानी कि कितने सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो बनेगा उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बनेगा। किसे चीज से? 3 चीज से बनेगा, पूछ लूंगा मैं। 3 चीज से मिलकर बनेगा, एक फॉस्फेट समूह, एक नाइट्रोजन क्षार, और आपका तीसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है शुगर या राइबोज। कौन सी? इतनी बात क्लियर। तो चूंकि मैं आपको बता दूं सर वाटसन व सर क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है। सर वाटसन क्रिक ने क्या कहा? डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है। क्या होगा? द्विकुंडली संरचना। इसके बीच की दूरी, एक कुंडली से दूसरी कुंडली के बीच की दूरी इन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम बताई। कितनी बताई? 20 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बनाया है डीऑक्सीराइबोज की संरचना। अब इसमें अंतर कैसे पता चलेगा? अगर देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे डीऑक्सीराइबो की संरचना। पहला कार्बन यहां होगा, दूसरा कार्बन यहां होगा, तीसरा कार्बन यहां होगा, चौथा कार्बन यहां होगा, और 5वां तो इसमें ही। एक साइड बैठ जाए पढ़ लेते, समझे? 5 कार्बन है। तो पहले कार्बन के ऊपरी साइड में H और नीचे OH, दूसरे में भी H होना चाहिए था OH। अगर OH होता तो बन जाता राइबोज। क्या बनता? राइबोज। क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन क्या करा हमने? हटा दिया। क्या काम करा हमने? हटा दिया। तो ये क्या? डीऑक्सीराइबोज, यानी दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन को हटने को कहना है डीऑक्सीराइबोज। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH, ऊपर CH2OH, नीचे H। कोई दिक्कत इसमें? यदि आपको इसमें कुछ भी समस्या तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचना देखेंगे। सबसे पहले उसमें अंतर भी देख लेंगे। देखो यो है हमारी पहली संरचना है, यो है राइबोज की संरचना, और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज की संरचना। किसकी? डीऑक्सीराइबोज की संरचना। यो वाला है डीऑक्सीराइबोज और यो है राइबोज। राइबोज, समझे? ये राइबोज की संरचना है और वो डीऑक्सीराइबोज की संरचना। ध्यान से देखो, इसमें आपको कार्बन की गिनती देखनी। किसकी? कार्बन की। देखो ऊपर ऑक्सीजन समूह जुड़ रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा। अब इसका पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, हर कोर पे एक कार्बन पाया जाऊंगा। तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा होगा यहाँ पे, और 5वां हो गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक कौन सा यहाँ पे? 5वां हो गया यहाँ पे। तो 5 कार्बन का, तो जिस आप इसमें देखो, इसमें 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की वजह से इसे पेंटोज कहेंगे दोनों। क्या कहेंगे? पेंटोज। एक लाइन और लिख सकते हो इस मंत्र में, ये दोनों क्या है? पेंटोज है। समझे? क्या है? पेंटोज है। आपने ध्यान से देखो डीऑक्सीराइबो और राइबोज में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर और सबसे जरूर अंतर, सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट अंतर जो है वो है दूसरे नंबर, इसमें दूसरा नंबर। इसके दूसरे कार्बन में O समूह होगा, किसमें? राइबोज में। और डीऑक्सीराइबोज में दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन समूह होगा ओनली। कितना? ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होने की। तो आपको डायग्राम, मतलब फिलहाल आप डायग्राम भी बना लोगे, समझे? और आपके में अंतर और बता दो इसमें। देखो जैसे कि मैंने लिख रखा, दूसरे कार्बन में OH समूह, किसमें? राइबोज में। इसमें इसका अंतर, दूसरे कार्बन में H समूह। क्लियर बात? अगला देखो, यो कम स्थायी होगा राइबोज, और डीऑक्सीराइबोज ज्यादा स्थायी होगा।
ठीक है, देखो यो आरएनए के लिए बनाने के लिए उत्तरदायी ज्यादातर, और यो डीएनए में होगा। ठीक है, यो डीएनए में होगा, यो आरएनए में होगा। अगला देखो, यो इसमें 5वें कार्बन में CH2OH समूह पाया जा रहा, और इसमें भी 5वें कार्बन में CH2OH समूह पाया जा रहा है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर भी है, और इसका विद डायग्राम भी है, समझे। तो अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजनी क्षार। अभी नाइट्रोजन जो हम पहले बता दो, बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम। बेसिक में क्या नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार क्या या नाइट्रोजनी बेस क्या, ध्यान देखो। नाइट्रोजनी क्षार के दो प्रकार, कितने, दो प्रकार, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। प्यूरिन और एक पायरिमिडिन, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के दो प्रकार है और पायरिमिडिन के 3 प्रकार है। प्यूरिन के 2 प्रकार, पायरिमिडिन के 3 प्रकार। प्यूरिन के 2 AG, यानी ए से क्या बनेगा आपका, जी हमारा बड़ा बनेगा। ए से क्या बनेगा हमारा, जो हमारा ए है, ए से बनेगा एडेनिन और जी से बनेगा ग्वानिन। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। और पिरामिडिन के 3 प्रकार, TUC, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। मैं आपकी जानकारी लेकर तो वहां बता दूं, जब अपने डीएनए बनेगा तो उसमें 4 क्षार पाए जाएंगे और 2 क्षार नहीं पाए जाएंगे। कितने क्षार पाए जाएंगे, 4 क्षार। कौन कौन से, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानोसिन। ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते हो। अब देखो, और आरएनए में क्या होगा, थायमीन की जगह प्रतिस्थापित कौन होगा, यूरेसिल। क्या होगा, यूरेसिल। तो लोग एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो डीएनए में ये 4 क्षार पाए जाएंगे और आरएनए में ये 4 क्षार पाए जाएंगे। अगला पॉइंट देखो, जैसे ही मैंने अभी इससे पहले टॉपिक पढ़ा था ना, शुगर तो पढ़े थे, राइबोज को शुगर ही तो कह रहे थे। तो शुगर में हमने डीऑक्सीराइबोज और राइबोज पढ़ लिया था। तो हम ये जो हमारा क्या, हमारा राइबोज को पहले पढ़ चुके हैं। अब राइबोज, अब हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। अब ये नाइट्रोजनी क्षार जब शुगर के साथ जुड़ेगा उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और एक समूह जुड़ जाएगा उसका नाम फॉस्फेट समूह, उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। उसे पढ़ेंगे अब अगली बार, मतलब अगले टॉपिक में। तो जैसे कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ, क्या है, फास्फोरिक एसिड। अब ये ही डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है डीएनए बनाने की, समझ रहे। जो डीएनए बनेगा ना, इन्हीं चीज का उपयोग कर बनेगा, समझे। जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में क्या डालेंगे, समझ लीजिए आलू टमाटर सब्जी बना रहे हैं, आलू लाओगे, टमाटर लाओगे, मसाला लाओगे, अलग अलग चीज लाओगे, जब मिलकर क्या बनेगी, सब्जी बनेगी। समझ लो, क्या बनेगी, सब्जी बनेगी। ऐसी ये डीएनए बनाने के सभी सामग्री है, क्या एक प्रकार की सामग्री है। तो इससे पहले मैं आपको राइबोज की संरचना, डीऑक्सीराइबोज की संरचना बता चुका हूं। फिर मैं आपको नाइट्रोजनी क्षार के बारे में और उसके डिनोट जिससे प्रेजेंट करें उसके बारे में बता चुका हूं। अब अगला टॉपिक हमारा फास्फोरिक एसिड। अब देखो, फास्फोरिक एसिड का सूत्र है H3PO4। H3PO4 हाइड्रोजन परमाणु 3, फास्फोरस परमाणु 1 और ऑक्सीजन परमाणु 4। इतनी बात क्लियर। तो कैसे जुड़ेंगे, देखो ध्यान से। एक OH इधर जुड़ गया, एक उधर OH नीचे जुड़ गया, और एक OH ऊपर जुड़ गया, और एक O बचा तो एक O। क्यों, O तो ज्यादा है और H कम है, तो कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि तुम्हें पता होगा फास्फोरस है, फास्फोरस कितने बंध बना सकता है पता है आपको। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना 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 है, 15 है ना। फास्फोरस का 15 हो गया ना। अगर आपको रासायनिक के बारे में बता दो, फास्फोरस का 15 30 है, तो 15 का कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3p 3 तो आपकी 3 तो आपका इसमें। अब अंतिम कक्षा कितने, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब आप कह रहे होंगे भैया इसमें तो 5 है, तो 5 ही तो है इसमें, यानी कितने बंद बना देगा, संयोजकता कितनी होगी इसकी, 5। वैलेंसी या संयोजकता, संयोजकता कितनी होगी इसकी, 5। किसकी, फास्फोरस की। किसकी, फास्फोरस की। कोई दिक्कत इसमें, 5 तो है, कोई दिक्कत है इसमें। आगे देखो, तो हमारी इसकी 5 होगी, एक तो इधर जुड़ गया, एक इधर से, एक इधर से, 3 हो गए। कितनी बचे, कितने बचे, 2 जुड़ गया हमारा। क्या जुड़ गया हमारा, 2 जुड़ गया हमारा, ओह सॉरी डबल बॉन्ड से जुड़ गया हमारा ऑक्सीजन। कोई दिक्कत इसमें। ये काय की संरचना होगी हमारी, ये संरचना जो होगी हमारी होगी फास्फोरस की संरचना। और चूंकि आपकी जानकारी के लिए बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बन के बनेगा, न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी श्रृंखला हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो बनेगा पेप्टाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड। जब कितने सारे न्यूक्लियोटाइड एक जगह मिलेंगे ना, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला। और वो जो पूरी श्रृंखला है ना, वो पूरी श्रृंखला किस बंध से जुड़ा है, उस बंध का नाम है
पेप्टाइड बंध, याद रखिए उस बंध का नाम क्या, पेप्टाइड बंध। समझे? अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा था, राइबोस प्लस क्या, फिर आगे क्या जोड़ दिया था हमने, सॉरी राइबोस के कर सकते हैं, हम करेंगे शर्करा, क्योंकि उसमें राइबोस भी डीऑक्सी राइबोस भी, तो हमने क्या पढ़ा, शर्करा। फिर क्या जोड़ा था हमने इसमें, नाइट्रोजनी क्षार। अब आप देखो ये हमने पहले पढ़ चुके थे, अब क्या करेंगे, अब शर्करा प्लस NB शॉर्ट में नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, समझ जाओगे, NB प्लस अब क्या है, फॉस्फेट समूह। ध्यान से देखो, जब शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़े थे उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं सर, न्यूक्लियोसाइड। और जब नाइट्रोजन क्षार NB नाइट्रोजन बेस और आपका शुगर और आपका फॉस्फेट समूह जुड़ा तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत इसमें, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हुआ, क्या बन के तैयार हुआ, न्यूक्लियोटाइड बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब न्यूक्लियोटाइड से आगे जो पढ़ेंगे, अब इसके कुछ प्रयोग पढ़ेंगे, कुछ हम डीएनए का, सबसे पहले तो इसके इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास क्या था, सॉरी डीएनए का वो पढ़ेंगे कि डीएनए की खोज तो आपको पता है, सर्वप्रथम सर मिस्टर ने बताया डीएनए की खोज, सर मिस्टर ने तो करी थी डीएनए की खोज, उसके बाद प्रमाण किसने दिए थे उसे हम आगे पढ़ेंगे, समझे। तो ये आपका जब क्षार प्लस शर्करा होगी तो न्यूक्लियोसाइड, और जब क्षार प्लस नाइट्रोजन प्लस न्यूक्लियोटाइड, क्षार प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह तो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर देख लियो, मैं कभी पूछ सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में, समझे। तो अगला टॉपिक हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना का ध्यान से रखो, क्या है, एक तरफ न्यूक्लियोटाइड है और एक तरफ न्यूक्लियोसाइड है। साइड कब बनेगा, जब शर्करा प्लस नाइट्रोजनी बेस जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। जब एक तो शुगर और नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा उसे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कब होगा, जब एक शुगर होगा उसके साथ नाइट्रोजन क्षार प्लस उसके साथ फॉस्फेट समूह भी होगा तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, समझे। अब देखो किस तरीके से, इधर हमारा राइबोस की शर्करा होगी, इधर हमारा नाइट्रोजनी बेस जुड़ गया, नाइट्रोजनी बेस जुड़ने के बाद अब इसके पहले कार्बन में नाइट्रोजन बेस हो गया और पांचवें कार्बन में क्या होगा, फॉस्फेट समूह हो गया। क्या हो गया, फॉस्फेट समूह हो गया। अब फॉस्फेट समूह में देखो ध्यान से, इसका OH और इसका H लिखट जाएगा, क्या बन गया, पानी बन गया। क्या बन के लिखा जाएगा, पानी बन गया। तो जल अलग हो जाएगा, जब जल अलग हो जाएगा तो यो इससे अपने आप बन जाएगा, क्यों देख लो बैलेंस करके, बैलेंस होना अपना आप ही तैयार हो जाएगा। यो क्या है, न्यूक्लियोटाइड और ये क्या, न्यूक्लियोसाइड। मैं शॉर्ट में लिख दूं SU शुगर प्लस NB बराबर क्या हो गया, NS न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। इधर देखो, इधर शॉर्ट में कैसे लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं SUG शुगर प्लस NB प्लस PG फॉस्फेट ग्रुप बराबर क्या हो जाएगा, NT न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते